जब मौसम थोड़ा सर्द हो तब तो शाम की दिलकशी और भी बढ़ जाती है। वो एक ऐसी ही खूबसूरत शाम थी। सूरज को आकाश में छुपे घंटों हो चुके थे। महानगर की इमारतें बल्ब और ट्यूबलाइट्स के प्रकाश से नहा उठी थीं। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइटें अपनी रोशनी से आते जाते पंक्तिबद्ध वाहनों को जैसे रास्ता दिखा रही थी। उसी समय नाइट हेवन बार, मध्य दिल्ली में स्थित उस उच्च स्तरीय बार के अंदर का माहौल पूरी तरह अपने अंदर रंगीनी समेटे हुए था। वहां ज्यादातर मेजें भरी हुई थी। उनके गिर्द जलते कैंडल लैंप्स अपनी मध्यम थरथराहट से वहां के माहौल में रोमानियत बिखेर रहे थे। बार में म्यूजिक बज रहा था, हल्का हल्का म्यूजिक, जिसने वहां की रोमानियत और बढ़ा दी थी। मेजों पर ज्यादातर जोड़े ही बैठे थे, एक दूसरे में खोए से अपने आप में डूबे हुए। रोमांस का वो सुरूर उनके ऊपर हावी था जब आदमी भीड़ में भी तन्हा महसूस करने लगता है। कईयों ने उस थरथराती रोशनी में अपने साथी के नाजुक हाथों को अपने हाथों में ले रखा था, तो कई एक दूसरे के ऊपर इतना झुके हुए थे जैसे वो वहीं एक दूसरे को अपनी बाहों में समेट लेंगे और शायद हम बिस्तर भी हो जाएंगे। मगर उस रोमांटिक माहौल में वहां एक शख्स ऐसा भी था जो अकेला था, तन्हा था। उसके चेहरे पर और आंखों में इंतजार के इंतहा के कारण बेचैनी के भाव साफ साफ झलकने लगे थे। उसकी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती। वो रिस्ट वॉच की तरफ देखता। बहुत देर हो गई। एकाएक वो मन ही मन बड़बड़ाया, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। उस आदमी की उम्र कोई 40 साल के आसपास थी। गठीला शरीर था। उसके चेहरे पर अगर सबसे भद्दी कोई चीज थी तो वो थे उसके होंठ। वो उसके चेहरे को बदसूरत बना रहे थे। फिर भी उसके गठीले शरीर पर मौजूद ट्वीड का सूट काफी आकर्षक लग रहा था। उस आदमी ने हाथ में पकड़े बैग से 2 बूंद सिप किए और पुनः दरवाजे की तरफ देखने लगा। तुरंत उसकी आंखें चमक उठी। चेहरे पर छाए इंतजार के भाव भग से गायब हुए। वो आ गई थी, वही कयामत जिसके इंतजार में वो पलकें बिछाए बैठा था। उसकी उस रात की साथी, लंबा जिस्म, सुडौल काया, गहरी आंखें, रसीले होंठ कि हर जमा मर्द का दिल उसका रसपान करने को लालायित हो उठे। सुराहीदार गर्दन, सीने पर गुराद उरोस टॉप में कैद उसे आजाद होने को प्रयत्न एवरेस्ट की चोटियों की याद दिला रहे थे। मिनी स्कर्ट से जांघों तक ढकी केले के तने सी चिकनी और गोरी टांगे थी उसकी। पैरों में ऊंचे हील के सैंडल। 21 वसंत पार कर चुकी नजर आती वो बाला अभी तक हॉल के दरवाजे पर ही खड़ी हॉल में चारों तरफ नजरें घुमा रही थी। शायद उस मेजबान की तलाश कर रही थी जिसने उसे वहां आमंत्रित किया था। उसे वो नजर आया, नजरें मिली। प्रतिक्रिया स्वरूप उसकी आंखों में चमक तथा लिपस्टिक से पुते होठों पर मुस्कान नृत्य कर उठी। साथ ही अपनी सैंडल की हील से हॉल के फर्श के सीने पर दस्तक देती हुई वो आगे बढ़ी। हेलो वासवानी साहब। उसके करीब जाकर जैसे सारंगी बजी। हेलो मलिका। उसका ध्यान टूटा। उसने मशीनी अंदाज में बैठने का इशारा किया। प्लीज सिट। कहीं मुझे, बैठते हुए उसने अपने रिस्ट वॉच पर नजर डाली। आने में देर तो नहीं हो गई? अरे नहीं नहीं, वो औपचारिक लहजे में मुस्कुराया। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। दरअसल मैं ही कुछ जल्दी आ गया था। ऑफिस से मैं सीधा यहीं आ रहा हूं। ओह, उसने अपने कंधे पर झूलता वैनिटी बैग मेज पर रख दिया। क्या लोगी तुम? वासवानी ने पूछा। उसका पूरा नाम लालचंद वासवानी था। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बड़ा कारोबार था उसका। फिलहाल जो आप ले रहे हैं?
मल्लिका नाम की उस लड़की ने अदा से कहा। उसके साथ ही लापरवाह अंदाज में वो झुक गई। कैंडल लैंप से निकलती थरथराती रोशनी उसके खूबसूरत मुखड़े पर पड़ी तो वो सुबह के उगते सूर्य की मानिंद खिल पड़ने वाले अंदाज में चमक उठा। होठों पर शब्द मचले, आप जो चाहें मंगा सकते हैं। मैं मार्टीनी ले रहा हूं। चलेगी। लालचंद ने मार्टीनी का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी ही देर में वेटर मार्टीनी सर्व कर गया। हसीना ने अपने साथ ही लालचंद वासवानी का भी खाली पैक तैयार कर दिया। दोनों ने अपने अपने पैक उठाकर अपने होठों से लगा लिए। नजरें मिली। मार्टीनी सिप करने पर मुस्कुराहटों का आदान प्रदान हुआ। मैं तुमसे आज एक जरूरी बात करना चाहता हूं मल्लिका। मार्टीनी की चुस्की के बाद लालचंद वासवानी ने कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें आज यहां बुलाया है। कहिए। मल्लिका, हमारी ये तीसरी मुलाकात है। मैंने ना जाने कितनी ही लड़कियों को आजमाया है, मगर तुम जैसी नहीं देखी। अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। घंटों और रातों की तय मुलाकात में नाम और परिचय नहीं पूछे जाते वासवानी साहब। उनसे कीमत वसूल करके आगे कदम बढ़ा दिए जाते हैं। वो मुस्कुराई। मैं जो भी हूं आपके लिए सिर्फ मल्लिका हूं, आपके दिल की मल्लिका। तुम मेरी बात का गलत मतलब लगा रही हो। उसने बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। असल में मैं तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए सिर्फ मेरी हो जाओ? सिर्फ मेरी। आप मुझे रखेल बनाना चाहते हैं? अपनी तराशी हुई उंगली में पहनी अंगूठे से खिलवाड़ करते हुए उसने उसकी कंजी आंखों में झांक कर देखा। खरीदना चाहते हैं आप मुझे? जैसा तुम समझो। लालचंद वासवानी मुस्कुराया। वैसे मैं तुमसे बाकायदा शादी करना चाहता हूं। उम्र भर तुम्हें अपनी बनाकर रखना चाहता हूं। तुम्हें मैं वो सब दूंगा जो तुम किसी मर्द के साथ 7 फेरे लेकर पा सकोगी। मेरे पास दौलत है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगले हैं। वो सब तुम्हारे होंगे। ये सब देने का वायदा करते हैं मिस्टर वासवानी। बाद में जब जवानी ढल जाती है तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देते हैं। हम उनमें से नहीं हैं मल्लिका। उसने विरोध किया। एक बार हम जिसका हाथ थाम लेते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते। मैं तुम्हें पलकों पर बैठा कर रखूंगा। पलकों का झूला बड़ा नाजुक होता है वासवानी साहब। हल्की से ठसके के साथ टूट जाया करता है। वो घायल सी मुस्कान मुस्कुराई। और जो उस झूले से नीचे गिरता है उसका सारा वजूद ही मिट्टी में मिल जाता है। तुम हमें गलत समझ रही हो मल्लिका, सुरूर में उसने कहा। रामजादे, तेरी तो रग रग से वाकिफ हूं मैं। होठों ही होठों में वो बुदबुदाई। कुछ कहा? वो चौंका। मैं कह रही थी कि उसने प्रत्यक्ष कहा, हमारी जिंदगी बिकने के लिए होती है वासवानी साहब। हमारे नसीब में वो सब नहीं जो आप मुझे देना चाहते हैं। नसीब इंसान खुद बनाता है मल्लिका। देखो, पहले मेरा बाप यहाँ के दिल्ली के फुटपाथ पर फूल बेचता था। आज मैं यहाँ का मशहूर बिजनेसमैन हूं। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। हसीना ने उसे याद दिलाया। तुम ठीक कहती हो। उसने उठने का उपक्रम किया। कम ऑन, चलो चलते हैं। लालचंद वासवानी उसे लेकर बाहर आ गया। बार के दरवाजे से बाहर निकलते निकलते उसने उसकी कमर में बाह पिरो दी, खींचकर स्वयं में समेट लिया। हसीना ने कोई विरोध नहीं किया। उसने भी बेतकल्लुफ लहजे में अपनी नाजुक बाह उसकी कमर में पिरो दी। आगे चलते चलते उसने उसके कपोल पर एक हल्का सा चुंबन अंकित कर दिया। दोनों पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गए। उस एरिया में खड़ी शानदार कारों में खड़ी अपनी कार को लालचंद वासवानी ने साफ पहचान लिया। वो उसको लेकर उस तरफ चल दिया। आई लव यू डार्लिंग। चलते चलते उसने याद दिलाया जैसे। हसीना बस मुस्कुरा दी। वो कार के करीब पहुंचे। वासवानी ने कार के दरवाजे में लगे लॉक में चाबी डाल दी। उसे घुमाकर दरवाजा खोला।
हेलो वासवानी। स्वर कानों में पड़ते ही वो जरा चौंकी युवती भी। झटके से उसने लालचंद वासवानी के साथ ही उस तरफ देखा। सामने से आते उस व्यक्ति को देखकर गहरी आंखों में एक साथ आग की लपटें और चिंगारियां निकली। दूसरे ही पल गायब भी हो गई। चेहरे के क्रांतिकारी पूर्ण भावों को तेजी से उसने सामान्य किया। लालचंद वासवानी का हम उम्र था वो, शानदार सूट में शानदार पर्सनालिटी का मालिक। अरे ओम! उसे देखते ही लालचंद वासवानी का चेहरा खिल उठा। कैसे हो? ब्यूटीफुल। क्या? तुम्हारे साथ जो है, ओम ने कहा। ओह! लालचंद वासवानी समझा। उसने परिचय कराया। इससे मिलो, ये मल्लिका है। और मल्लिका, ये ओम बजाज है, मेरा दोस्त। हेलो। हसीना ने अपना नाजुक हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। नाइस टू मीट यू। ओम बजाज ने हाथ थामा ही नहीं, धीरे से दबा भी दिया। वो केवल मुस्कुरा कर रह गई। फिर धीरे से उसने उसे पकड़ से आजाद कर दिया। अच्छा ओम, हम चलते हैं। लालचंद वासवानी ने जरा व्यस्तता को दर्शाने का प्रयास किया। फिर मिलेंगे। ओके। लालचंद वासवानी कार में समा गया। हसीना दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ओम बजाज की नजरें उस हसीना पर चिपकी थी, हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। हसीना ने दरवाजा खोल दिया। लालचंद वासवानी पहले से ही उस दरवाजे के लॉक को खोल चुका था। उसने जैसे ही अंदर बैठने का उपक्रम किया, एक्सक्यूज मी, ओम बजाज की आवाज पर उसे ठिठक जाना पड़ा। उसने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैंने आपको कहीं देखा है। ओम बजाज उसे जैसे पहचानने का प्रयास कर रहा था। मुझे? जी हां, आपको। मैं दिल्ली की ही हूं। वो मुस्कुरा दी। शायद कहीं देख लिया हो, कहकर वो कार में समा गई। उसकी तरफ से दरवाजा बंद होते ही लालचंद वासवानी ने कार स्टार्ट कर दी। एक बार फिर उसने ओम बजाज को विश किया और कार के गियर बदल गए। ओम बजाज, वो वहीं खड़ा उन्हें पार्किंग से निकलते और फिर बाहर जाते देखता रहा। वो हसीन चेहरा ना जाने क्यों उसके दिलो दिमाग पर काबिज हो चुका था। ओम बजाज को क्यों मल्लिका का चेहरा यूं जाना पहचाना लग रहा था? क्या वो मल्लिका को पहले से